हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में फिर से हम बात करेंगे अलजेब्रा पर, थोड़ा सा उसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारा आज का पहला टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप, यानी कोई ग्रुप साइक्लिक कब कहलाता है उसकी बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपका एक जी एक सेट है या सिंपली जी एक ग्रुप है। ठीक, और इसमें एक एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू जी। तो जी में लाई करने वाला हर एक एलिमेंट किस फॉर्म का हो, अगर ए टू द पावर एन फॉर्म का हो। ठीक, मैंने कहा लेट G be a group, G be a group, and A belongs to G implies each element, each element of G is of the form A to the power n. Then G is called cyclic group. यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए इस ग्रुप को ध्यान से देखना, I माइनस आई 1 - 1, ये एक ग्रुप है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें लाई करने वाला कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो आई उठा लो आप, आई की पावर 1 करोगे तो कोई इसी का एक कोई एलिमेंट आ जाएगा, आई की पावर 2 करेंगे तो इसी का कोई एलिमेंट आ जाएगा, चेक कर सकते हैं। आई की पावर 3, आई की पावर 4, आई की पावर 5, यानी आई की पावर लगाने से, आई को आपस में खुद के साथ मल्टीप्लाई करने से ही हमें वो पूरा का पूरा ग्रुप मिल सकता है। तो ऐसे केस में ये जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है, साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। और बेसिकली अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो ये जो ए है ये कहलाता है जनरेटर। क्यों जनरेटर कहलाता है? क्योंकि ये क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है पूरे के पूरे ग्रुप को। तो ऐसे केस में इस जी को हम या तो इस तरह से लिखा जाता है इसको, या इस तरह से लिखा जाता है राउंड ब्रैकेट में। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप क्या है? साइक्लिक ग्रुप का मतलब है सिंपल कि एक ऐसा ग्रुप जो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट किया जा सकता है, उसे हम क्या कह देंगे, साइक्लिक ग्रुप कह देंगे। या दूसरी भाषा में कहूं कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें लाई करने वाला हर एक एलिमेंट ए टू द पावर एन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर ए बिलोंग्स टू एन। ठीक, उसे हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। अब साइक्लिक ग्रुप से कुछ रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमारे पास, जैसे अगर आपका कोई साइक्लिक ग्रुप है ना, वो हमेशा ही एबिलियन होगा, यानी कि ग्रुप अगर साइक्लिक है तो इसका मतलब वो क्या भी है, अबिलियन भी है। ठीक, और दूसरा, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, यानी प्राइम ऑर्डर होने का मतलब आप समझ गए होंगे ना, ग्रुप का ऑर्डर क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। यानी मान लो किसी ग्रुप में 5 एलिमेंट है तो वो कैसा ग्रुप रहा होगा, साइक्लिक रहा होगा। ठीक, प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा। ठीक, अगला टर्म, अगर ए जनरेटर है ना तो ए इनवर्स भी क्या होगा, जनरेटर होगा। अगर ए किसी ग्रुप का जनरेटर है तो ए इनवर्स भी उसका क्या रहा होगा, जनरेटर रहा होगा। ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगर कोई ग्रुप जी है और इनफाइनाइट ग्रुप है तो, और साथ ही साथ इनफाइनाइट ग्रुप के साथ ये साइक्लिक भी है, यानी हम कहेंगे किसी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास एग्जैक्टली 2 जनरेटर होते हैं, एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स होते हैं। करेक्ट, तो ये वो पॉइंट्स हो गए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, कि साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड इस तरह की भाषा आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? चलिए, तो काफी है साइक्लिक ग्रुप में। अब बात कर लेते हैं परमुटेशन की। परमुटेशन बड़े ही काम का है, पिछली बार भी इससे एक क्वेश्चन बना हुआ है तो ध्यान दीजिएगा इस पर। परमुटेशन का मतलब आप जानते हैं, परमुटेशन वही 11th वाला जो क्लास में 11th क्लास में हम जो पढ़ते थे उसी को हम परमुटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा बदलूंगा। परमुटेशन का मतलब क्या है, देखिए, परमुटेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए विच इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। या सिंपली मैं कहूँ आपका परमुटेशन क्या है, एक फंक्शन है जो 1 1 ऑन टू है फ्रॉम ए टू ए से ए में 1 1 ऑन टू फंक्शन जो होगा उसी को हम क्या कह देंगे, परमुटेशन कह देंगे। ठीक है, अब हमारा काम मेन जो है वो है परमुटेशन ग्रुप से। परमुटेशन से इतना बड़ा काम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, मान लो ए के पास एलिमेंट है 1 2 3, तो क्या हो सकता है, 1 1 के साथ मैप हो सकता है, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ मैप हो सकता है। एक कंडीशन ये बन जाएगी। ऐसी 1 2 के साथ, 2 1 के साथ, 3 3 के साथ, ऐसे बहुत सारे कंडीशन बनेंगे ना अलग अलग। तो ये जो एक फेज आपको दिखाई दे रहा है, एक हिस्सा ये दिखाई दे रहा है, ये परमुटेशन कहलाता है।
ये क्या कहलाता है? परमुटेशन। ठीक है, तो परमुटेशन क्या है समझ आ गया। परमुटेशन का मतलब है वन वन एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम सेम सेट टू सेम सेट कॉल्ड परमुटेशन। अब लेकिन परमुटेशन ग्रुप से मतलब है हमारा, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, और इसी का दूसरा नाम है सिमेट्रिक ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा सिमेट्रिक ग्रुप क्या है। अगर मान लो कोई सेट है हमारे पास S और S में एलिमेंट है N, तो इसके टोटल परम्यूटेशंस हो जाता है n फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने हो जाएंगे? n फैक्टोरियल हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 1 2 3 आपको दिखाई दे रहा है, एक परम्यूटेशन ये हो गया। ऐसी 1 2 3 और 2 2 1 3 एक परम्यूटेशन ये हो गया। ऐसे और भी परम्यूटेशन बन सकता है। ठीक है, तो टोटल परम्यूटेशन कितने बनते हैं? n फैक्टोरियल बनते हैं, और इसका पता करना है आपको। तो एक बार मैं आपको पुराना 11th वाला याद दिला रहा हूँ। फॉर्मूला था NPR इज इक्वल टू क्या? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ n क्या हुआ करता था? n एप्लीकेंट्स हुआ करते थे, r वैकेंसी हुआ करती थी। तो आज क्या है? एप्लीकेंट्स और वैकेंसी इक्वल है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू, ये ऊपर तो n फैक्टोरियल ही रहा, नीचे 0 फैक्टोरियल कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इस वजह से आपका ये आ रहा है n फैक्टोरियल। तो यहां से एक क्वेश्चन भी बना था पिछली बार कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ध्यान से सुनना, पहले इसको कंप्लीट करता हूँ फिर मैं वो क्वेश्चन पे आता हूँ। परमुटेशन ग्रुप क्या है समझ आ गया। परमुटेशन ग्रुप क्या है देखिएगा, अगर किसी सेट S में n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने परमुटेशन बनेंगे? n परमुटेशन n फैक्टोरियल परमुटेशंस बनेंगे। तो इन n फैक्टोरियल परमुटेशंस को कंटेन करने वाला जो सेट होगा वो एक्चुअल में एक ग्रुप हो जाता है। ठीक है ना, एक सेट जो आपका इन n फैक्टोरियल्स को कंटेन कर रहा है वो आपका क्या बन जाएगा? एक सेट बन जाएगा। और एक अगर वो सेट है तो वो क्या है? एक ग्रुप है। अब वो देखिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं एक्चुअल में। मान लो किसी सेट S में दो एलिमेंट हैं 1, 2, तो इसके परमुटेशंस क्या क्या बन सकते हैं? एक 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, दूसरा 1 2 के साथ और 2 1 के साथ। इसके अलावा तो नहीं बनेंगे ना। तो इसका मतलब है कि इसके पास कितने एलिमेंट हैं? दो एलिमेंट हैं। अगर इसके पास दो एलिमेंट हैं तो इसको S2 कहा जाता है, क्योंकि ये दो एलिमेंट वाले का एक सेट है, सिमेट्रिक ग्रुप है या परमुटेशनल ग्रुप है। या देखो, परमुटेशन ग्रुप को या तो Pn से रिप्रेजेंट किया जाता है या Sn से रिप्रेजेंट किया जाता है। Sn ज्यादा फेमस है, Sn ज्यादा आता है पेपर में कि Sn के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगर Pn पूछ रहा है तो वो भी सेम है। तो Sn क्या है? एक परमुटेशन ग्रुप है जिसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? n फैक्टोरियल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो S2 का मतलब है कि जिसके पास दो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके पास कितने एलिमेंट होंगे? दो फैक्टोरियल परमुटेशंस होंगे। और इसके ओरिजिनल सेट के पास कितने एलिमेंट रहे होंगे? दो एलिमेंट रहे होंगे। ठीक है, परमुटेशन ग्रुप क्लियर है ना? परमुटेशन ग्रुप का मतलब है एक ऐसा सेट जो सारे के सारे परमुटेशंस को कंटेन करता है किसी पर्टिकुलर सेट के। और अगर ये सारे परमुटेशंस को कंटेन कर रहा है तो ये हमेशा एक ग्रुप फॉर्म करेगा जिसका नाम है परमुटेशन ग्रुप, और जिसे हम कहते हैं दूसरे नाम से सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं इसको। ठीक है ना? अब यहाँ से क्वेश्चन क्या था वो देखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ S3, तो दिमाग में रखना है आपने S3 का मतलब है कितने एलिमेंट हैं। ऑर्डर मतलब क्या है? इस ग्रुप में कितने एलिमेंट है पूछना चाह रहा है आपसे। तो इस ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे? 3 फैक्टोरियल। तो पिछली बार का क्वेश्चन मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप S4। S4 का ऑर्डर क्या है? यही क्वेश्चन है उसका पिछली बार। तो आप क्या कहेंगे? 4 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को आपको खोलना आता होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ये खुल जाता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ चेक करेंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, और यहाँ चेक करेंगे तो 4 3 जा 12 2 जा 24 आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है इतना? तो ये आपको समझ आ गया होगा शायद कि आपका परमुटेशन ग्रुप क्या है या सिमेट्रिक ग्रुप क्या है। ठीक, तो यहाँ से मैक्सिमम आपसे यही चीजें पूछ सकता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि टोटल जो, अगर किसी सेट S के पास n एलिमेंट हैं तो इसके टोटल परमुटेशंस कितने होंगे वो आपका पता चल गया n फैक्टोरियल। तो यहीं पे एक छोटा सा टर्म बता रहा हूं बिना इवन और ऑड बताए कि टोटल जितने भी परमुटेशंस होंगे इसमें दो तरह के परमुटेशन पाए जाएंगे। एक आपका इवन परमुटेशन होगा और एक आपका क्या होगा? ऑड परमुटेशन होगा।
इवन परमुटेशन कितने होते हैं n फैक्टोरियल बाई 2 और ऑड परमुटेशंस भी कितने होते हैं n फैक्टोरियल बाई 2। ठीक है ना इतना, तो इतना आप एक एडिशनल इंफॉर्मेशन समझ लीजिए यहाँ से, और वैसे क्वेश्चन इससे बन जाएगा कि कितने एलिमेंट है, क्या ऑर्डर है, वहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा मैक्सिमम। ठीक है इतना, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जी अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, अब बात कर लेते हैं कोसेट की। ठीक है, कोसेट, देखो कोसेट क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले आपने ध्यान देना है, सब ग्रुप पे फोकस करते हैं पहले, कोसेट से पहले किस पे आ रहे हैं, सब ग्रुप। ठीक है, सब ग्रुप का मतलब क्या है ना, मान लिया जी एक ग्रुप है, इसका एक सबसेट है मान लो H, सबसेट है, कहा मैंने सब ग्रुप नहीं कह रहा हूं अभी, सबसेट है कौन, H एक सबसेट है किसका, G का। ये सबसेट सब ग्रुप बन जाता है इन फ्यूचर, बस कंडीशन क्या है, ये क्या होना चाहिए, खुद में ही एक क्या होना चाहिए, ग्रुप हो जाना चाहिए। यानी कि कोई आपका ग्रुप है G, इसका कोई सबसेट है H, अगर ये खुद में एक सब ग्रुप सॉरी ग्रुप है, तो ये G का क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। तो सब ग्रुप बहुत बड़ा काम नहीं है, कुछ बड़ी सी चीज नहीं है, सिंपल है कि G का कोई सबसेट है H, ये आपका सब ग्रुप कहलाएगा G का, यदि ये खुद में क्या होगा, एक ग्रुप होगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है, क्लियर है। चलिए, तो सब ग्रुप का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो अगर सबसेट है होना चाहिए पहले जी का वो, और उसके पास वो खुद ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, उस जी का सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से आगे बढ़ना। अब बात कर लेते हैं कोसेट की, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से खत्म करेंगे। कोसेट का मतलब क्या है, देखिए कोसेट का मतलब है कि अगर आपका कोई ग्रुप है जी और इसी का सब ग्रुप है एच, इसी का सब ग्रुप है एच, ठीक है, सब ग्रुप कौन है, एच। तो ऐसे में एक डेफिनेशन है जो कि इस तरह से, एच ए इज इक्वल टू स्मॉल एच ए सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड ए बिलोंग्स टू जी। तो ये जो सेट बना नया, ये सेट कहलाता है राइट कोसेट, राइट कोसेट। क्या है, ध्यान से सुनिएगा फिर से, देखो एच क्या है, सब ग्रुप है, और जो ए एलिमेंट है वो कहां का है, जी का है। तो ए को अगर इस सब ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वहां एलिमेंट किस तरह के होंगे, एच ए टाइप के एलिमेंट्स होंगे। और अगर ये एच ए टाइप के एलिमेंट्स हैं तो एच ए टाइप के जितने भी एलिमेंट फॉर्म होंगे, है ना, और ये एक सेट बनाएगा, और ये जो सेट है ये क्या कहलाता है, कोसेट कहलाता है। और ये अगर राइट से ए ऑपरेट हुआ है तो राइट कोसेट कहलाता है, अगर लेफ्ट से ऑपरेट हुआ एच, जैसे सॉरी ए, तो ये इस तरह से दिखाई देगा आपको, तो ये कहलाता है लेफ्ट कोसेट। ये क्या कहलाता है, लेफ्ट कोसेट। ठीक है, तो कोसेट में ज्यादा कुछ नया नहीं है। कोसेट का मतलब है कि एक डेफिनेशन है हमारी तरफ से जिसमें एच एक सब ग्रुप है और ए कहाँ का एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। तो एच ए या ए एच ये जो है ये क्या कहलाते हैं, राइट कोसेट एज वेल एज लेफ्ट कोसेट कहलाते हैं। जरूरी नहीं कि एच ए और ए एच बराबर हो जाए, कभी कभी हो सकता है, तो कभी कभी क्या बन जाता है वो देखिएगा आप। नॉर्मल सब ग्रुप को देखो यहीं पे, नॉर्मल सब ग्रुप, ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे ही बिल्कुल कि नॉर्मल सब ग्रुप कब कहलाता है, कोई सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कब कहलाता है, जब ए एच बराबर हो जाए एच ए के। जब ए एच किसके बराबर हो जाए, एच ए के बराबर हो जाए, तो उस दिन हम कह देते हैं कि ये जो सब ग्रुप है एच, वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। यानी कि लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट अगर हो गया, तो ऐसे केस में जो सब ग्रुप एच होगा वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। क्लियर हो गया, ध्यान से सुनना, मैंने कहा वापस से, एच ही, एच पहले क्या था, सब ग्रुप था, अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो अब ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक, अब ऐसा नहीं कहेंगे कि आपका ए एच या एच एच नॉर्मल सब ग्रुप है, नहीं, एच ही नॉर्मल सब ग्रुप है, कब, जब वो इस कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है। क्लियर है, चलिए जी,
अब बात कर लेते थोड़ा सा, कुछ डेफिनेशंस और है हमारे पास। जैसे सबसे पहले रिंग की बात कर लेते हैं कि रिंग कब कहलाता है, कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग कब कहलाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, ग्रुप आप पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा नॉलेज आपको नॉर्मल सब ग्रुप या कोसेट या इन सारे चीजों के बारे में हो चुका है। तो रिंग क्या है, रिंग के पास दो कंपोजिशन होती है। जैसे ग्रुप में दिया तो एडिशन था या मल्टीप्लीकेशन था या समथिंग एल्स था ना, कोई एक कंपोजिशन थी, तो उसके रेस्पेक्ट में हम बात करते थे। लेकिन रिंग के केस में, जैसे आर अगर कोई रिंग है तो इसके पास दो कंपोजिशन होंगी, प्लस और डॉट। तो ये क्या है, रिंग है। ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें दो कंपोजिशंस है। तो ये रिंग कब कहलाती है, सबसे पहले आपने क्या ध्यान देना है कि आर प्लस क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। आर प्लस क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा आर जो है वो क्लोजर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लीकेशन क्लोज्ड होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड, मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड इन आर। अगला टर्म आना चाहिए कि आपका मल्टीप्लीकेशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक है, दो कंडीशन ये अदर हो गई, अबिलियन ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इसी को हम कहते हैं सेमी ग्रुप, क्योंकि दो प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है ना, चार प्रॉपर्टीज होती ग्रुप में, तो दो को होल्ड कर रहा है तो सेमी ग्रुप भी कहते हैं इसको। ठीक है, और अगला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फुलफिल करना चाहिए। जैसे ए इंटू बी प्लस सी है तो ये हो जाना चाहिए ए बी प्लस ए सी, सॉरी सी ए नहीं ए सी, ऑर्डर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है इधर। और b प्लस सी को मल्टीप्लाई करते हैं अगर यहां से राइट से, तो ये बन जाएगा बी ए प्लस सी ए। ठीक है ना, तो यानी कि इस तरह का एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके पास दो कंपोजिशंस हैं, जिसमें आपका पहला कौन है, एडिशन, दूसरा कौन है, मल्टीप्लिकेशन, उसके रेस्पेक्ट में अगर ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं तो इस तरह के एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को रिंग कह दिया जाता है। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि रिंग किसे कहते हैं। रिंग के लिए आपको क्या होना चाहिए, आर प्लस एबिलियन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आर एडिशन के रेस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में इसमें क्लोजर होना चाहिए, एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव, एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव, एडिशन के रिस्पेक्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिशन के रिस्पेक्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो जब ये पांच प्रॉपर्टीज आएंगी तब ये एबिलियन ग्रुप कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और सेमी ग्रुप का मतलब मेरा है क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, और उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन वाला बता दिया गया है। ठीक है, रिंग क्या है समझ आ गया होगा शायद। चलिए, रिंग क्या है समझ आ गया, तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, तो उस पर बात कर लेंगे। तो अब कोई रिंग जो है कम्यूटेटिव रिंग कब कहलाएगी, ध्यान से सुनिएगा। कम्यूटेटिव रिंग, तो आपको पता है दो कंपोजिशंस हैं उधर कम्यूटेटिव रिंग है, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन के केस में तो ये एबिलियन है तो ऑब्वियस है कम्यूटेटिव भी था। तो कम्यूटेटिव रिंग का मतलब यहां है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, है कि नहीं। यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू, अगर b इंटू ए हो गया किसमें, किसी रिंग R में, कोई रिंग R इस तरह की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है, तो ये रिंग R क्या कहलाएगी, कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगी। करेक्ट इतना। इफ अ रिंग R इज कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देन इट इज कम्यूटेटिव रिंग। समझ आ गया होगा। ठीक, चलिए अब इसी में अगला टर्म है रिंग विद यूनिटी। ये भी आपका कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे। रिंग विद यूनिटी का मतलब क्या है, देखिए एडिशन के रिस्पेक्ट में तो यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि एबिलियन ग्रुप है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में नहीं थी ना। तो अगर आर एक रिंग है और इसमें वन बिलोंग्स टू आर कर गया, यानी यूनिटी का मतलब है मेरा आइडेंटिटी से, किसकी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी। ठीक है, वन अगर बिलोंग कर गया किसमें, आर में, यानी कि रिंग में, तो ऐसे केस में ये कहलाया जाता है सॉरी, रिंग विद यूनिटी। करेक्ट इतना, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगला है डिवीजन रिंग, अगला नाम है डिवीजन रिंग, या इसी को कहा जाता है, या तो इसको कहते हैं हम डिवीजन रिंग कहते हैं, या स्क्यू फील्ड कहते हैं इसको। अभी फील्ड की डेफिनेशन आने वाली इसके बाद। ठीक है, डिवीजन रिंग कहलाता है या स्क्यू फील्ड कहलाता है। ठीक है, कोई आर यानी कोई रिंग कैपिटल आर डिवीजन रिंग कहलाएगी या स्क्यू फील्ड कहलाएगी यदि उसके पास दो प्रॉपर्टीज हो। पहली यूनिटी हो, और आपको पता है यूनिटी किसके रेस्पेक्ट में होगी, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में होगी, ऑब्वियस है। दूसरा, एवरी नॉन जीरो
एलिमेंट ऑफ आर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और नॉन जीरो एलिमेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1/0 वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना, तो ध्यान से सुनिएगा वापस से। कोई रिंग जो है डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड कहलाती है यदि उसके पास रिंग की प्रॉपर्टीज के साथ साथ दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हो कि वो रिंग विद यूनिटी हो जाए, और दूसरा ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में ये क्या कहलाती है, डिवीजन रिंग कहलाती है। समझ आ गया होगा इतना शायद। ठीक, अगला टॉपिक क्लियर करते हैं, फील्ड। तो कोई रिंग फील्ड हो जाएगी किसी दिन, यानी किसी रिंग को हम फील्ड कह सकते हैं। कंडीशन क्या है, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज नोन एज फील्ड, यानी फील्ड कौन है, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग है। कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग के पास कितनी प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा है रिंग के अलावा, पहला यूनिटी आना चाहिए, दूसरा आपका एवरी नॉन जीरो एलिमेंट शुड हैव क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दो कंडीशन अलग थी। और फील्ड के पास एक कंडीशन और आ जाती है एक्स्ट्रा, वो है कम्यूटेटिव रिंग, यानी कम्यूटेटिविटी होनी चाहिए, दूसरा यूनिटी होनी चाहिए, और तीसरा एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर ये चीजें आ गई, तीन प्रॉपर्टीज रिंग के अलावा, तो वो क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। ठीक है, ये चीज आपसे पूछा जाएगा उधर। क्लियर है इतना, फील्ड भी आपको समझ आ गया। अब एक छोटा सा टॉपिक समझाता हूं पहले, उसके बाद हम इंटीग्रल डोमेन की बात कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर क्या है, ठीक है, तो जीरो डिवाइजर की मैं बात कर रहा हूं कि मान लो एक एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है आर में और ए नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर है, तो ए जीरो डिवाइजर कब कहलाएगा, जब बी बिलोंग करे आर और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, बट ए बी की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, और बी ए की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो, यानी कोई एक जीरो हो जाए, या तो ए बी जीरो हो जाए और बी ए जीरो हो जाए, यानी ए और बी दोनों नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं आर के, और इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो अगर आता है, तो ऐसे केस में हम कह देते हैं कि ए इज जीरो डिवाइजर। ए क्या है, जीरो डिवाइजर है। समझ आ गया इतना, क्लियर है। जीरो डिवाइजर का मतलब क्या है, समझ आ गया। दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, उनका प्रोडक्ट अगर क्या आ गया, जीरो आ गया, तो ऐसे केस में हम कह देंगे कि वो जीरो डिवाइजर है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है शायद। अब बात कर लेते हैं रिंग विद जीरो डिवाइजर की। रिंग विद जीरो डिवाइजर की, तो कोई रिंग है आपके पास और वो जीरो विद जीरो डिवाइजर का होने का मतलब है कि अगर आपका अ रिंग विच कंटेन्स जीरो डिवाइजर्स इज कॉल्ड अ रिंग विद जीरो डिवाइजर, यानी कि एक ऐसे रिंग जो आपका कंटेन करे किसको, जीरो डिवाइजर्स को, उसे क्या कहा जाता है, रिंग विद जीरो डिवाइजर। ठीक, या सिंपली कहूं कंटेनिंग रिंग, सॉरी कंटेनिंग जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, जीरो डिवाइजर्स। अब रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर क्या हो जाएगा, जो कंटेन नहीं करता किसको, जीरो डिवाइजर को, एक भी जीरो डिवाइजर नहीं है जिसके पास, उसे कह देंगे हम रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आप जल्दी से इंटीग्रल डोमेन की बात कर लेते हैं। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन सुन लीजिएगा, अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर। अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर, इसका मतलब क्या है, देखो पहले तो आपका रिंग तो होना ही होना चाहिए, ये तो फिक्स है, और उसे क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए, और दूसरा यूनिटी होना चाहिए। यहां तक वो फील्ड की तरह चल रही है ना। तीसरा केस बदल दिया है इसने, तीसरे केस ने कहा कि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, अब विदाउट जीरो डिवाइजर को समझते हैं कि विदाउट जीरो डिवाइजर क्या है, जल्दी से आ जाओ। कि अगर ए बी इज इक्वल टू जीरो हो रहा है ना, यानी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर जीरो हो रहा है, तो इसमें से या तो ए जीरो हो जाना चाहिए या बी जीरो होना चाहिए, तभी ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कहलाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था आपको कि ए बी इक्वल टू जीरो हो रहा है और ए भी जीरो नहीं था, बी भी जीरो नहीं था, तो ये रिंग विद जीरो डिवाइजर हो गया था। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कोई एक जीरो हो गया एटलीस्ट, तो वो आपका क्या कहलाएगा, विदाउट जीरो डिवाइजर कहलाएगा। तो ये इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन है। ठीक है,
और इनकी डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। क्लियर है इतना? डेफिनेशन आपसे पूछेगा, डेफिनेशन के बेसिस पे 2-3 चीजें आपने याद करके चलनी है। जैसे रिंग क्या है, रिंग के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे पहली कंडीशन क्या है कि R प्लस जो होगा वो एबिलियन ग्रुप होगा। दूसरा R डॉट क्या होगा, एक सेमी ग्रुप होगा। तीसरा वो आपका क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को भी होल्ड करेंगे, चाहे वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो। ठीक, उसके अलावा एक चीज और है कि फील्ड क्या है, फील्ड क्या है आपका कम्यूटेटिव होना चाहिए, रिंग को यूनिटी होनी चाहिए रिंग में, और साथ ही साथ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट शुड हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो वो तो आपका रिंग किसकी, फील्ड की डेफिनेशन हो गई। अब बात करें इंटीग्रल डोमेन की, तो इंटीग्रल डोमेन में फील्ड की थर्ड प्रॉपर्टी को हटा के एक नई प्रॉपर्टी ऐड करो जिसको हम कहते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर। और विदाउट जीरो डिवाइजर आप समझ गए होंगे शायद, ठीक है ना इतना? तो ये सारी प्रॉपर्टीज होगी इंटीग्रल डोमेन की, यानी कि हमारा जो अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट है वो हमने लगभग लगभग क्लोज कर लिया है। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये सारी चीजें इतनी ही पढ़ के जानी है। और यहाँ पे मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, जो परमुटेशनल ग्रुप था या ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट या ऑर्डर ऑफ ग्रुप या परमुटेशनल ग्रुप, इनसे आपका क्वेश्चन बन सकता है मैक्सिमम। ठीक, चलिए जी, तो कहानी को यहीं समाप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, एक और चीज, अगर आपका कुछ क्वेश्चंस टेंटेटिव क्वेश्चंस पे काम कर पाए तो वो ठीक है, अदरवाइज अच्छे से एग्जाम दे दीजिएगा। अगर ये सिलेबस आप पढ़ के गए हैं या इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपने अपनी तरफ से किया हुआ है या इतना भी आप सीरियसली पढ़ के गए हैं, तो आपका जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो मैक्सिमम बन जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।